इन 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे।
जवाब आए तो बताएंगे। सर सेकंड वाला में क्या करना वो मुझे नहीं पता। कौन से क्वेश्चन में बताइए। 17 नंबर। 13 का क्या जवाब आ रहा है? सी। परफेक्ट। और 24th का क्या आ रहा है? 24 तक अभी गए नहीं, पहले 17 पे ही रुके हैं बस। चलिए, तो पहले हम लोग 17 को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो लेट्स टेक दिस टू द अदर पेज। इसको बुलाते हैं सेटअप 1 और इसको बुलाते हैं सेटअप 2। अब बात करते हैं 1 के लिए। 1 के लिए जब आप सेंटर पे पोटेंशियल निकालते हैं तो आप उसको V1 बुलाते हैं। और जब आप सेंटर पे पोटेंशियल निकालेंगे 1 के केस में, तो शायद आप लिखेंगे सबसे डिस्टेंस डिफरेंट होगा कि सेम होगा? सेम होगा। सेम होगा। तो हम लिख देते हैं KQ/X। फिर एक नेगेटिव क्यू है, फिर एक पॉजिटिव क्यू है, फिर एक नेगेटिव क्यू है। कितना हो गया टोटल पोटेंशियल? जीरो हो गया इसमें सर, लाइक जीरो है तो फिर पोटेंशियल कैसे रहा? अभी V1 की बात हुई है ना, अब हम लोग सेकंड सेटअप पे चलते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे को आंसर V2 - V1 देना है, तो मेरा अभी V1 आया है कि V1 जीरो है। अब 2 पे आते हैं, और 2 इंपॉर्टेंट। 2 में वो स्क्वायर कन्वर्ट हो गया है एक रोम्बस। तो रोम्बस का कुछ प्रॉपर्टीज अपने को पता है कि रोम्बस में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक बोल रहा हूँ? यस सर। अच्छा, ये स्क्वायर का साइड 5 मीटर था, तो वो अभी भी 5 मीटर ही रहेगा। टोटल एंगल एंगल
74 था, तो ये वाला एंगल 37 डिग्रीज होगा। इसका मतलब है ये साइड 3 होगा, 3 मीटर्स, और ये 4 मीटर्स, तो ये भी 4 मीटर्स, ये भी 3 मीटर्स। एक बार देखिए तो। यस सर। अब ये क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये क्यू है, ये माइनस क्यू है। इस बार आप सेंटर पे जो पोटेंशियल निकालेंगे आप उसको V2 बोलने वाले हैं। तो जरा ध्यान से देखना, मैं V2 लिख रहा हूँ। चेक करिए तो, इसे, इज दिस द एक्सप्रेशन? यस सर। अब मैं वैल्यूज डाल देता हूँ। के का वैल्यू, क्यू है 10 नैनो कूलम्स। इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। 15। 15। अब बताओ V2 माइनस V1 कितना। 15। लॉजिक क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो जब स्क्वायर था ना, तो सबका डिस्टेंस सेम था, इसलिए पोटेंशियल जीरो हो गया। लेकिन जब रोम्बस बन गया, तो फिर जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो क्लोजर आ गए, और जो नेगेटिव चार्जेस थे वो दूर चले गए, इसीलिए नॉन जीरो पोटेंशियल बना। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे 24। लेट मी पुट इट इन द नेक्स्ट पेज। ओके, इसको ट्राई करें।
सर आंसर ए है क्या? नहीं सर। ओके, थोड़ा सा इसको समझते हैं। अ, आप नैरोली मिस कर रहे हो। टोटल यहाँ पे तीन एलिमेंट्स हैं, एक, दो, तीन, जिसमें से वन और थ्री की वजह से पोटेंशियल डिफरेंट होगा कि सेम होगा? सेम होगा। सेम होगा। और शायद आपको याद हो कि हमने एक वायर की वजह से उससे ए डिस्टेंस की दूरी पे अगर पॉइंट है और चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और लेंथ एल है, तो उसका पोटेंशियल हम पी पॉइंट पे निकाल सकते हैं कि लैम्डा लॉन ए प्लस एल बाई एल, ऐसा कुछ था क्या? यस सर। सॉरी, इनफैक्ट लॉन ए प्लस एल बाई ए था। तो अगर हम अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखें, तो हमारा ए का वैल्यू आर है और हमारे एल का वैल्यू टू आर है। इसका मतलब है पोटेंशियल ड्यू टू वन एंड पोटेंशियल ड्यू टू थ्री is k lambda ln 3r by r. So it is k lambda ln 3। और आपको याद होगा एक आर्क की वजह से पोटेंशियल आपने ही कैलकुलेट किया था, k लैम्डा थीटा, करेक्ट? यस सर। तो अगर वो k लैम्डा थीटा है, तो इस क्वेश्चन में थीटा कितना? पाई। पाई। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। अगर ये पाई है तो अब टोटल पोटेंशियल जो है वो होगा k लैम्डा लॉन थ्री, एक बार कि दो बार? दो बार। k लैम्डा पाई। तो k लैम्डा को बाहर कर लेते हैं, पाई प्लस टू लॉन थ्री। अच्छा सर, इसमें देख लियो गलती, वो लाइक टू को पहले ही कैंसिल कर दी थी के का फोर पाई से। ठीक है, तो फिर अपना ऑप्शन बनेगा सी। लॉजिक क्लियर है? यस सर। परफेक्ट। So today now we look at a new concept and we talk about something known as equipotential surface. Equipotential surface definition कुछ ऐसा है: it is that surface on which all the points have same potential. It is that point, it is that surface on which all the points have same potential. So if that is the case, let's look at properties of equipotential surfaces. Properties of equipotential surface. First, electric field will always be perpendicular to the equipotential surface. Electric field will always be perpendicular to the equipotential surface. Now let me make you understand why this. Let's say this is an equipotential surface. So let's say this is an equipotential surface. There are 2 points A and B. कैसे रिलेट होगा VA और VB से, अगर ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो?
वी इज इक्वल टू वी बी। वी ए इज इक्वल टू वी बी। परफेक्ट। अगर हम वी ए और वी बी के बीच में डेल्टा आर वेक्टर बनाए तो वो वेक्टर ऐसा होगा। अब अगर मान लो कि कोई फील्ड है जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। मान लो कि फील्ड ऐसा है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ कि ई और बी के बीच में एंगल कुछ नॉन जीरो क्वांटिटी हो जाएगा। ई और यस डेल्टा सर। आर के बीच ई और डेल्टा आर के बीच में एंगल नॉन जीरो। इसका मतलब है अगर हम ई को कांस्टेंट भी मानते हैं फिर ये क्वांटिटी जीरो होगा कि नॉन जीरो हो जाएगा। क्योंकि ई भी नॉन जीरो है, डेल्टा आर भी नॉन जीरो है और उनके बीच का एंगल भी नॉन जीरो है। नॉन इन जीरो हो दैट केस जाएगा। वी बी माइनस वी ए विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। तब तो फिर ये सरफेस इक्विपोटेंशियल रहेगा ही नहीं। करेक्ट। यस सर। लेकिन अगर इसी सरफेस पे फील्ड इस सरफेस के परपेंडिकुलर रहे तब उनके बीच का एंगल कितना होगा इस डेल्टा आर और ई के बीच का एंगल। 90 डिग्री रहेगा विच विल एंड अप इन जीरो। परफेक्ट। तब अगर हम इसको देखेंगे तो ये जीरो। करेक्ट। So electric field, if it exists, should be perpendicular to the equipotential surface. Make sense? यस सर। Perfect. चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो मैं सेकंड डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes perpendicular or passes perpendicularly to the equipotential surface. Electric field lines should always be perpendicular to the equipotential surface. And you see, these are nothing but field lines. They should always be perpendicular to the equipotential surface. This is incorrect. This is correct. Third, no two equipotential surfaces can intersect. इसका लॉजिक समझा सकते हैं? आई एम सेइंग नो टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कैन इंटरसेक्ट। व्हाई सो? क्योंकि लाइक इंटरसेप्ट एज इन व्हाट वे इंटरसेप्ट? लेट मी शो यू। Let's say this is one of the equipotential surfaces and this is the other equipotential surface. Can I say they have intersected, right? One is this and the other is the vertical one. Correct? यस सर। क्यों नहीं ऐसा हो सकता ईशा? क्यों नहीं वो इंटरसेक्ट कर सकते? क्योंकि उसका इलेक्ट्रिक वो फील्ड लाइंस वाला प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि फिर दूसरा वाला में फील्ड लाइंस डिसरप्ट कर देगा उसका पोटेंशियल को। ये जो दोनों का इंटरसेक्शन बनेगा, ठीक है, ये जो दोनों के इंटरसेक्शन आएंगे, एक जो ब्लैक वाला फील्ड है वो बोलेगा कि इस इंटरसेक्शन पे फील्ड मेरे परपेंडिकुलर होना चाहिए।
जबकि ब्लू वाला इंटरसेक्शन बोलेगा कि इस इंटरसेक्शन पे फील्ड मेरे परपेंडिकुलर होना चाहिए। एक ही पॉइंट पे फील्ड के दो पॉसिबल डायरेक्शन हो सकते हैं क्या? नो सर। तो ये कभी भी सही नहीं, नॉट पॉसिबल। ठीक है। ये ब्लैक जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो बोल रहा है इवन मेरे परपेंडिकुलर होना चाहिए अगर फील्ड है तो, जबकि ब्लू वाला कहेगा कि मेरे परपेंडिकुलर होना चाहिए अगर फील्ड है तो। नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट। ओके। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग अ चार्ज from one point of equipotential surface to another point is zero. And let us prove that. Work done by electric field is nothing but negative of delta U of electric. Can we say this? यस सर। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख सकता हूँ नेगेटिव ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो वर्क डन इलेक्ट्रिक को मैं लिख सकता हूँ यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। दैट कैन फर्दर बी सिंप्लीफाइड एज क्यू टाइम्स बी इनिशियल माइनस बी फाइनल, क्योंकि मैं यूआई को क्यू वी आई और यूएफ को क्यू वी एफ लिख सकता हूँ। क्यू को कॉमन ले लूंगा तो ये बनेगा वी आई माइनस वी एफ। ठीक है यहाँ तक। यस सर। अब आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे मूव कर रहे हो ईशा, अगर आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे मूव करोगे तो ई आई और वी आई और वी एफ डिफरेंट की सेम? सेम होगा सर। तो फिर इलेक्ट्रिकल वर्क डन कितना? जीरो। जीरो। वही तो स्टेटमेंट लिखा है हमने कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस टू अनदर पॉइंट इज जीरो। तो मैं इसको यहाँ पे जस्ट कंक्लूड कर रहा हूँ। Since the 2 points are on equipotential surface, hence Vi equal to Vf, so work electric is zero. So work electric is zero. Perfect. Can I say shape of equipotential surface will be such that electric field lines are perpendicular to it at all points. Are perpendicular to it at all points. Make sense? The last one. Remember इसको तो हमने इनडायरेक्टली यहाँ बात की ही था कि सरफेस ऐसा होना चाहिए ताकि फील्ड लाइंस हमेशा उसके परपेंडिकुलर। क्लैरिटी है? यस सर। ठीक है। तो अब पता करते हैं कि शेप ऑफ फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसा होगा। तो शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट। तो पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड पैटर्न कैसा होता है? अगर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है
तो फील्ड पैटर्न कैसा हो? रेडियली आउटवर्ड। परफेक्ट, रेडियली आउटवर्ड। अब मेरे को अगर एक सरफेस बनाना है जो कि इस फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो, क्या वो सरफेस ऐसा दिखेगा? यस सर। अच्छा, ये 2D में आपको सर्कल दिख रहा है, 3D में ये सर्कल है कि स्फीयर है? स्फीयर है। इसका मतलब है कि अगर पॉइंट चार्ज की वजह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस लिखना होगा तो वो स्फेरिकल, वो किस शेप के होंगे? स्फेरिकल शेप के। ए और बी में किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, बताइए? सेम होगा सर। सेम होगा। परफेक्ट। ए और सी में किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? ए का। क्यों ऐसा बोल रहे हो? क्योंकि ए के ए वाला वो सरफेस उस एरिया से ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रहे एंड देन सी। तो एक बात ध्यान रखो कि ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस या फील्ड लाइंस की डेंसिटी से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का पता कर सकते, पोटेंशियल का पता नहीं कर सकते, करेक्ट? यस सर। तो फिर कैसे पता करोगे? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे बढ़ोगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। इसका मतलब है अगर इस पॉइंट को डी बुलाया जाए तो डी का पोटेंशियल ए से कम है, और डी और सी का पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब सी का पोटेंशियल भी ए से कम बोला जा सकता है। यस सर। ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन से फील्ड को आंसर करेंगे, ठीक है? चलो एक चीज और देखते हैं। डायग्राम स्केल पे नहीं ड्रॉ किया है, ठीक है? तो डायग्राम से आंसर मत करिएगा। आपको ये बताना है कि टी वन और टी टू मान लेते हैं। क्वेश्चन समझिएगा। मैंने आपको तीन इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस दिखाए हैं, और इन तीनों इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे पहले वाले के पास 3v है, दूसरा वाला 2v है, और तीसरा वाला v है। यानी पहले दो का पोटेंशियल डिफरेंस v है, अगले दो का भी पोटेंशियल डिफरेंस v है। पहले दो के बीच का डिस्टेंस d1 है, अगले दो के बीच का डिस्टेंस d2 है। आपको d1 और d2 में कौन बड़ा होगा ये बताना है। सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज है,
और इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये डायग्राम मैंने स्केल्स पे नहीं बनाया, तो स्केल देख के मत भूलिएगा कि D2 इज ग्रेटर देन D1। ठीक है। सर इसमें मैंने डिस्टेंस कैसे पता कर पाएंगे अगर लाइक पोटेंशियल दिया हुआ है? थोड़ा सा सोचो एक बार कि ऐसे भी मैंने आपसे एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं पूछा है, मैंने आपसे पूछा है कि दोनों में से कौन बड़ा होगा या कौन छोटा होगा। तो कोई एनालिटिकल तरीका अगर हो फिगर आउट करने का, तो जस्ट गिव इट अ थॉट एंड देन वी डिस्कस। सर D1 ज्यादा बड़ा होगा क्या? D1 ज्यादा बड़ा होगा? चलिए देखते हैं, इसको मैथमेटिकली समझते हैं। तीन सरफेसेस हैं, लेट्स से S1, S2 और S3। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं जब S1 से S2 जाऊं और S2 से S3 जाऊं, दोनों केस में डेल्टा भी डिफरेंट है कि सेम है? सेम है। तो इसका मतलब दोनों का इंटीग्रल E.dr डिफरेंट होगा कि सेम होगा? सेम होगा। सेम होगा। लेकिन मुझे ये बताओ कि फील्ड कहाँ पे स्ट्रोंगर होगा, S1 से S2 जाने में कि S2 से S3 जाने में? S1 से S2 जाने में। क्योंकि उस समय आप चार्ज के पास है, करेक्ट? यस सर। तो अब जरा सोचो ध्यान से कि अगर इनका प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन सेम आना है और S1 से S2 में E स्ट्रांग है लेकिन S2 से S3 में E वीक है, तो अगर E वीक हो जाएगा तो उसको कॉम्पेंसेट कौन करेगा? डिस्टेंस ही कॉम्पेंसेट करेगा ना, ताकि प्रोडक्ट सेम रहे। यस आपको सर। प्रोडक्ट आपको प्रोडक्ट बराबर चाहिए। तो जहां पे E वीक होगा वहां पे कॉम्पेंसेट करेगा कौन? लेंथ। यस सर। इसका मतलब है जहां पे फील्ड वीक है, यानी S2 S3 के बीच फील्ड वीक है, तो वहां पे कॉम्पेंसेट करेगा लेंथ, यानी ये रिलेशन होगा। ठीक बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इसीलिए कई बार आप देखोगे तो जब आप किसी चार्ज के आसपास इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हैं तो वो सब क्लोजर होता है, ऐसे बनता है। लेकिन जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे फील्ड वीक होता जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको डायग्राम। शुरू के इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोजर है और बाद के इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। समझ पा रहे हो इस बात? यस सर। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस equipotential surfaces are closely spaced near the charge. Due to infinite uniformly charged due to uniformly charged infinite line charge.
कैसा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप? अच्छा बताइएगा। सिलिंड्रिकल होगा सर। परफेक्ट, क्योंकि आपको याद होगा कि फील्ड लाइंस ऐसे निकलते हैं, है ना? तो यस सर। अगर आप देखेंगे तो सिलिंड्रिकल शेप इक्विपोटेंशियल, सिलिंड्रिकल शेप इक्विपोटेंशियल सरफेस। परफेक्ट। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं। ध्यान से देखिएगा। एक हमें दो इक्विपोटेंशियल लाइंस दी हुई हैं। ये एक इक्विपोटेंशियल लाइन है, ये एक इक्विपोटेंशियल लाइन है। ये कितने का है? 25 वोल्ट्स का। ये है 20 वोल्ट्स का। ये ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है, ये x इक्वल टू 10 से क्रॉस कर रहा है। और हमें बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना होगा, कैलकुलेट करके बताइए। पहले आप मेरे को ये बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? अ, कोई ऐसा प्रॉपर्टी जिससे हम डायरेक्शन एंटिसिपेट कर पाए? अच्छा, वो परपेंडिकुलर टू दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस। एग्जैक्टली, तो यानी इक्विपोटेंशियल लाइन के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, मतलब यस वो सर। इस लाइन पे लाई करना चाहिए जो कि इन लाइंस के परपेंडिकुलर है। परफेक्ट। अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो ऊपर की तरफ हो सकता है या नीचे की तरफ हो सकता है। अब क्या करें? कैसे पता करोगे कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में सर। ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि फील्ड में लाइक फॉरवर्ड जाते जाते पोटेंशियल डिक्रीज करता है। एक्सीलेंट, एग्जैक्टली। तो फील्ड इधर होगा तभी हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में फील्ड पोटेंशियल घटेगा। अगर उल्टा मान लेंगे तो फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ने लगेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। समझ पाए इस बात को? यस सर। अच्छा, तो मेरा फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। परफेक्ट, बढ़िया। अच्छा, अगर फील्ड इस डायरेक्शन में है तो अगर ये 10 है, 10 यूनिट है, और ये 37 डिग्रीज है, तो आई थिंक ये 8 होगा और ये 6 होगा। ये सॉरी, यस सर। ठीक है। तो अगर ऐसी बात है तो मुझे एक चीज बताओ। आप अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी गए, पॉइंट ए से पॉइंट बी गए, और अगर मैं आपसे पोटेंशियल डिफरेंस लिखने को बोलूंगा
तो क्या आप बीबी माइनस बी ए को ऐसा लिखेंगे? ए से बी में डिस्प्लेसमेंट यही है डेल्टा आर। अच्छा, डेल्टा आर और ई के बीच का एंगल ये 37, तो ये 53, तो ये भी 53। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। और डेल्टा आर का वैल्यू कितना है? 10। कॉस 53 बता दो ईशा कितना? और 6/10। यानी 3/5। यस सर। अच्छा, बीबी माइनस बी ए कितना? 5। 5 की -5? अच्छा, -5, -5। तो -5 इज इक्वल टू माइनस ई इंटू 6। सो ई इज 5/6। मैग्नीट्यूड आ गया, लेकिन मेरे को तो आई कैप जे कैप में लिखना है। तो हम बोल रहे हैं ई वेक्टर इज, इस ई का cos 53 और sin 53, तो cos 53 आई कैप प्लस ई sin 53 माइनस जे कैप। तो ई वेक्टर बनेगा हाफ आई कैप माइनस 2/3 जे कैप। एक बार देखिए तो। यस सर। लॉजिक क्लियर है? यस सर। ठीक है, आज क्वेश्चन खाली कर लेते हैं इसके ऊपर। पोटेंशियल सरफेस। इन दो क्वेश्चंस को देखिए।
सर फर्स्ट वाला का आंसर बी एंड सेकंड का भी आंसर बी होगा क्या? फर्स्ट वाले का बी तो आई थिंक बिल्कुल सही है, जस्ट लेट मी वेरीफाई फॉर दिस। हाँ, दोनों के जवाब बी परफेक्ट है। तो आई थिंक जस्ट फॉर क्लैरिटी कि हमने वही पास लिया है। अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं, तो फर्स्ट वाले में जो हमारा फील्ड था वो y = x+3 लाइन की तरह डायरेक्टेड था। इसका मतलब है फील्ड इस लाइन के अलोंग था। तो 45 डिग्री एंगल पे था, करेक्ट। यस सर। इसका मतलब है मैं ई वेक्टर को लिख सकता था 50√2 i कैप +50√2 j कैप। और अपन को जाना था ए से बी, तो डेल्टा आर वेक्टर होता 2 i कैप +2 j कैप। मेक सेंस। यस सर। डेल्टा वी होता -E.डेल्टा आर। अब अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता तो आई कैप से मल्टीप्लाई होता, जे कैप से मल्टीप्लाई होता। दिस वुड हैव गिवन मी, यही पास लिया था क्या? यस सर। ओके। एंड फॉर द सेकंड वन, फर्स्ट ऑफ ऑल it's very clear that the field will be perpendicular to these two। फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड्स की डाउनवर्ड्स? अपवर्ड्स। अपवर्ड्स। परफेक्ट। एंड एंड देन सर इसमें ना वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया, इसमें जो ऑप्शंस था उसमें से लाइक उसका ही वैल्यू देख के उसको एलिमिनेट कर दिया। एक्सीलेंट, आपको ये पता चल गया कि आई में नेगेटिव होना चाहिए और जे में पॉजिटिव होना चाहिए, तो आपने वही वाला ऑप्शन चूज कर लिया, करेक्ट। यस सर। परफेक्ट। एग्जाम सिनारियो में बिल्कुल ये कर सकते हो, लेकिन एक बार आप क्या करोगे घर पे कि एग्जैक्ट कैलकुलेट करके भी चेक कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, और कल क्लास है सुबह,